नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। भारत का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का पद होता है और जिस देश में राष्ट्रपति का अपमान हो और दूसरा कोई नहीं बल्कि दूसरे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति यानी प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति का अपमान करें तो इसे क्या कहा जाएगा। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। अगर भारत के प्रधानमंत्री जो एक बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और 140 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अगर वे कम्युनल हो जाएं, वे सांप्रदायिक हो जाएं, वे धर्मांध हो जाएं, तो इसे क्या कहा जा सकता है। हमारे देश की साझा संस्कृति जो सदियों से या यूं कहें कि हजारों सालों से सभी धर्मों के लोग जहां पर एकजुट रह रहे हैं, उनमें आपसी भाईचारा है, सौहार्द है और साझा संस्कृति के तहत एक दूसरे की इज्जत करते हैं और एक दूसरे समाज में समरसता देखने को मिलती है। ऐसी समरसता को अगर कम्युनल बयान दे करके, सांप्रदायिक बयान दे करके, धर्मांध बयान दे करके कोई प्रधानमंत्री ही ऐसे सौहार्द को ख़त्म करना चाहे तो इसे क्या कहा जाएगा। साथियों, चुनावी राजनीति में जो कुछ भी गलत हो जाए उसे या तो गलत मानिए ही नहीं या फिर स्वीकार कर लीजिए कि हाँ, प्राचीन काल में बड़े राजा और प्रशासक भी गलत काम करते थे और उन्हीं के वंशज आज भी मौजूद हैं जो कि सत्ता के शीर्ष पर पहुंच करके भी गलत काम करते हैं, गलत बयान देते हैं और गलत बयान देने वालों का संरक्षण देते हैं। यहाँ तक कि हेट स्पीच देने वालों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लेते हैं और जो मंत्री उनके हेट स्पीच देते हैं उनका प्रमोशन करके केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। तो आज के दौर में, चुनावी दौर में जो कुछ भी संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग करें, नैतिक अनैतिक, धर्म अधर्म, यश अपयश, जो कुछ भी करें उसे सब सही मानना पड़ेगा। और अगर सही नहीं मानोगे तो सीबीआई, ईडी, आईटी और तमाम एजेंसियां किसी न किसी तरह से लगा दी जाएंगी। वो चाहे पत्रकार हो, वो चाहे बुद्धिजीवी हो, वो चाहे नौकरशाह हो, किसी से भी सीबीआई, ईडी, आईटी को डरवाया जा सकता है और जिसे चाहे उसे जेल भेजा जा सकता है। हर किसी व्यक्ति के आर्थिक मामलों में कोई न कोई लोचा जरूर होता है, कोई कमजोर नब्ज जरूर होती है और उसी नब्ज को पकड़ करके जेल के शिक्षों के पीछे भेजने का हुनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीख लिया है। कांग्रेस के सांसद कुमार मंगलम जब कहते हैं कि मोदी है तो मनु है, मनु है तो मनुवाद है, मनुवाद है तो मनुस्मृति है, मनुस्मृति है तो संविधान की कोई जरूरत नहीं है। 2014 से जिस भगवा गैंग का शासन चल रहा है, आज वह उफान पर है। आज वह छद्म राष्ट्रवाद के नाम पर वोट मांगता है। आज वह धर्म हिंदू मुस्लिम करके धर्मांधता के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर, दंगों के आधार पर अपना जनाधार बनाता है। मणिपुर में जो कुछ हुआ देखा आपने। मणिपुर के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से अंत तक चुप क्यों रहे?
क्योंकि वो चाहते थे कि मणिपुर को गुजरात बना दिया जाए। जिस तरह से गुजरात में 2002 में सरकार के द्वारा दंगे आयोजित किए गए और उसके बाद से एक छत्र शासन भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में है और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण इतनी गहराई तक लोगों की मानसिकता में धंस गया है कि वहां लगता है कि अगले और कई दशक तक भारतीय जनता पार्टी राज करेगी। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सांप्रदायिकता के आधार पर जनाधार बनाया जाए, धर्मांधता के आधार पर शासन किया जाए, धर्मांधता के आधार पर हिंदू मुस्लिम किया जाए और एक समुदाय विशेष के खिलाफ आग उगला जाए, जहर उगला जाए, नरसंहार करने की बात कहा जाए, तो ऐसे देश को क्या आप विश्वगुरु मानेंगे? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अंदर कोई भी एक ऐसा गुण है जिसके आधार पर उन्हें विश्वगुरु कहा जा सकता है या विश्वगुरु माना जा सकता है? जो बाइडेन दुनिया के सबसे बड़े शासक, अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आते हैं G20 शिखर सम्मेलन में और वो इच्छा जाहिर करते हैं कि समन्वित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें नरेंद्र मोदी भी हो, जो बाइडेन भी हो और दूसरे बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी हों। लेकिन नरेंद्र मोदी ने सिरे से खारिज कर दिया। क्या एक प्रजातंत्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भारतवर्ष प्रजातंत्र की जननी है, प्रजातंत्र भारत से ही निकला है और दुनिया के देशों में फैला है। हमारा देश भारतवर्ष सबसे बड़ा प्रजातंत्र है दुनिया का और यही प्रजातंत्र की जननी है। तो प्रजातंत्र ऐसे नहीं चलता है। प्रजातंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया। तो प्रजातंत्र के चारों स्तंभों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। और जब बाइडेन के शर्त को या बाइडेन की इच्छा को इनकार करते हैं नरेंद्र मोदी कि नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, तो एक तरह से संविधान और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं। जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके बारे में आकर के दुनिया के सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष अनुरोध करता है, अनुनय विनय करता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए, उसे अस्वीकार कर देते हैं प्रधानमंत्री। और उसके बाद वो राष्ट्राध्यक्ष जो बाइडेन वियतनाम में जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोल खोलता है और इन्हें विश्व गुरु तो क्या, एक प्रशासक के रूप में भी मानने के लिए तैयार नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री ने जिस तरह से प्रधानमंत्री पद और प्रतिष्ठा को दांव पर लगाया है, उसे न केवल दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्राध्यक्ष उसकी तरफ उंगली उठा रहा है, तो सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेइज्जती नहीं हो रही है, 140 करोड़ देशवासियों और राष्ट्र की बेइज्जती हो रही है। और उस बेइज्जती के लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी है। अगर कुमार मंगलम कह रहे हैं कि मोदी है तो मनु है, मनु को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। उसी मनु ने मनुस्मृति को लिखा था और मनुस्मृति में क्या लिखा है, मनुवाद क्या है, ब्राह्मणवाद क्या है, इसे बताने की ज़रूरत नहीं है। इस देश का बच्चा बच्चा भी जानता है कि मनुस्मृति वैषम्यता पर आधारित है, मनुस्मृति गुलाम बनाने की साजिश पर आधारित है, षड्यंत्र पर आधारित है, वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, जातिवाद, पाखंड, वर्ण व्यवस्था की सारी बुराइयां मनुस्मृति में भरी हुई हैं। और उसी मनुस्मृति को आज संविधान बनाने की बात कही जा रही है। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, उनकी कमेटी ने लिखा, उनकी ड्राफ्टिंग कमेटी ने लिखा, संविधान सभा ने जिस संविधान
को मंजूरी दिया, आज वो संविधान बेईमानी हो गया है। नरेंद्र मोदी के शासनकाल में, नरेंद्र मोदी के अमृतकाल में, और उन्हीं प्रधानमंत्री कार्यालय से आवाज उठ रही है कि संविधान को बदला जाना चाहिए। और जो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व होता है 15 अगस्त, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घंटों लाल किला पर दहाड़ते हैं, चीखते हैं, उस 15 अगस्त के दिन अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आर्थिक सलाहकार का लेख किसी बड़े अखबार में छपे और उस पर प्रधानमंत्री की कोई प्रतिक्रिया न हो, आरएसएस की कोई प्रतिक्रिया न हो, प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल की कोई प्रतिक्रिया न हो, तो इसे क्या कहा जा सकता है? इसे यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की सहमति से वह लेख लिखा गया है और प्रधानमंत्री ने अपने आर्थिक सलाहकार को बोला है कि तुम इस तरह का लेख लिखो और इस देश के लोगों की नब्ज को टटोलो कि संविधान के खिलाफ लिखने पर कितनी प्रतिक्रिया होती है, कितनी बुराई की जाती है और संविधान के प्रति लोगों का नजरिया क्या है। तो संविधान के खिलाफ अगर प्रधानमंत्री कार्यालय से आवाज उठ रही है तो प्रधानमंत्री निश्चित रूप से उसमें शामिल हैं। मूक सहमति नहीं बल्कि पूरी सहमति उनकी है। तो जो शख्स लोकतंत्र के चारों स्तंभों पर विश्वास नहीं करता है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष के अनुनय विनय को स्वीकार नहीं करता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता है। पिछले 9 सालों में, 9.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। मीडिया उनकी मुट्ठी में है, मीडिया उनके विज्ञापन से जी रहा है, मीडिया उनके विज्ञापन के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी सरकार का चरण चुंबन करता है। इस बात को अच्छी तरह से प्रधानमंत्री जानते हैं, लेकिन फिर भी मीडिया से डरते हैं। जो चाटुकारिता करता है, जो पत्रकारिता नहीं करता है, जिसे गोदी मीडिया कहा जाता है, जो नरेंद्र मोदी की गोदी में बैठा हुआ है, उससे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते और उसके सवालों का भी जवाब नहीं देना चाहते हैं। तो अमेरिका के पत्रकारों जो कि बाइडेन के साथ आए हुए थे, उनके सवालों का जवाब प्रधानमंत्री क्यों देंगे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए हुए थे तो वहां पर किसी एक मुस्लिम महिला पत्रकार ने, जो कि वहां के मीडिया, सबसे बड़े मीडिया से संबंधित थी, जब सवाल पूछती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्मनिरपेक्षता और भारत पर भाषण देने लगते हैं। सवाल कुछ और, जवाब कुछ और। सवाल भारत के लोकतंत्र पर, भारत के अल्पसंख्यकों की दयनीय स्थिति पर, अल्पसंख्यकों के अस्तित्व पर उठे प्रश्न चिन्ह पर सवाल, और उत्तर में धर्मनिरपेक्षता पर, लोकतंत्र पर नरेंद्र मोदी का भाषण। तो नरेंद्र मोदी न सिर्फ मीडिया से डरते हैं बल्कि न्यायपालिका से भी डरते हैं, और यूं कहें कि लोकतंत्र के चारों स्तंभों से डरते हैं। इसलिए वो गोदी मीडिया को तो गोदी मीडिया बना ही लिए हैं, अपने गोदी में बैठा ही लिए हैं। न्यायपालिका तक पर उनकी नज़र है कि न्यायपालिका को भी अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया जाए और अपने मुताबिक फैसला दिलाया जाए, और फैसले दिलाए भी गए। रंजन गोगोई जब मुख्य न्यायाधीश थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, तो उनसे जिस तरह से फैसले कराए गए उसे हर बुद्धिजीवी वर्ग, हर पत्रकार, हर वकील अच्छी तरह से जानता है कि उनके फैसलों में कितना न्याय था और कितना अन्याय था। और अंत में उन्हें राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, और वही रंजन गोगोई आज संविधान के खिलाफ कह रहे हैं कि संविधान के मौलिक ढांचे को बदलने के लिए बहस, डिबेट तो हो सकती। उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रह चुके हैं, संविधान के ज्ञाता हैं, कानून के ज्ञाता हैं, अगर वो शख्स भी संविधान को बदलने, संविधान के मौलिक ढांचे पर सवाल खड़ा करे
तो इसे क्या कहा जाएगा? प्रधानमंत्री कार्यालय से ही नहीं बल्कि न्यायपालिका के उच्च पद पर बैठे व्यक्ति अगर नरेंद्र मोदी कहलाते हैं संविधान के खिलाफ, और देश सुनता है, बुद्धिजीवी सुनते हैं, पत्रकार सुनते हैं, इस देश की 140 करोड़ जनता सुनती है, और बात इतनी गंभीर है, गंभीर बात होने के बावजूद भी कि हमारे संविधान के सामने अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है, और यह संकट अगर सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति और उसके कार्यालय के द्वारा यह संकट आयोजित किया गया है, तो निश्चित रूप से समझिए कि भारतीय संविधान कभी भी बदला जा सकता है। कभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में पेश कर सकते हैं संविधान को बदलने, संविधान को ख़त्म करने के लिए बिल पेश कर सकते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मालूम होना चाहिए कि संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ऐसी व्यवस्था दी है कि उसके मौलिक ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। संविधान को तो बदलने की ही बात दूर है, पूरे संविधान को तो किसी भी सूरत में नहीं बदला जा सकता है। उसके मौलिक ढांचे तक पर भी कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, संसद भी नहीं कर सकती है वो परिवर्तन, कानून बनाकर के भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। और अगर परिवर्तन होगा तो उसके लिए जो व्यवस्था है कि सभी राज्यों के विधायक, लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद जब सब एक मत से आवाज़ उठाएंगे संविधान को बदलने के लिए, तब संविधान को बदला जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी को ध्यान रहे कि सारा भारत डबल इंजन नहीं है। बहुत से इंजन जुड़ गए हैं कांग्रेस के या क्षेत्रीय छत्रपों के, वो चाहे ममता हो, वो चाहे नवीन पटनायक हो, वो चाहे केसीआर हो। ऐसे बहुत से छत्रप हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उनके विधायक कभी नहीं चाहेंगे कि संविधान बदला जाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव जीतने के लिए राम मंदिर का शिला पूजन भी करने वाले हैं। शिला पूजन तो 2020 में ही कर दिया था, उद्घाटन करने वाले हैं। उस शिला पूजन के समय भी रामनाथ कोविंद जो उस समय के राष्ट्रपति थे उन्हें नहीं बुलाया गया। नई संसद भवन का उद्घाटन होता है और राष्ट्रपति के पद पर एक महिला, आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू बैठी होती है, तो उसे भी नहीं आमंत्रित किया जाता है समारोह में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संगोल की पूजा करते हैं और नए संसद भवन का उद्घाटन करते हैं और वाहवाही लूटते हैं। आपको न मालूम हो तो मालूम हो जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मनुवाद इतना ज़्यादा हावी है कि जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया तो ब्राह्मणों द्वारा बुला करके वैदिक मंत्रों के द्वारा द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण किया गया था। आदिवासी हैं, आदिवासी नीच होते हैं, आदिवासी नीची जाति से आते हैं, और नीची जाति की, और वो भी कोई महिला अगर राष्ट्रपति बन रही है तो भगवा राज में उसका शुद्धिकरण कराना जरूरी होता है, और वो कराया। तो कुमार मंगलम ने जो कहा कि मोदी है तो मनु है, बहुत सटीक कमेंट है उनका। समझने वाले बहुत कुछ समझ जाएंगे और नासमझ अंधभक्त कुछ भी नहीं समझेंगे। द्रौपदी मुर्मू का शुद्धिकरण क्या साबित करता है? संविधान विरोधी नहीं है ये। किसी महिला को नीच समझ करके उसकी नीचता को ख़त्म करने के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाए और वे ब्राह्मण उनके सिर पर हाथ रख करके उनके मंत्र जाप करें और फूल माला से लाद दें और दुनिया भर के कर्मकांड करें, तब जाकर के उनकी नीचता खत्म होती। यही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे देश में शल्य चिकित्सा बहुत
समृद्ध रही है। यहाँ तक कि शिव जी ने जब गणेश का सिर काट दिया तो फिर से हाथी का सिर ला करके जोड़ दिया गया, और इतना हमारे देश की शल्य चिकित्सा मजबूत थी कि वह हाथी का सिर काम करने लगा और गणेश के सूंड हो गई और वो उनकी पूजा होने लगी। इस तरह के प्रधानमंत्री की सोच है। हमारे प्रधानमंत्री जब 2014 में चुन करके आते हैं तो कहते हैं कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में। अगर आरएसएस के प्रचारक पहले हैं तो इसका मतलब कि आरएसएस के अंदर जितना ब्राह्मणवाद, जितना मनुवाद भरा हुआ है, और वो जिस तरह से मुस्लिम धर्म के खिलाफ आग उगलता है, दंगे करवाता है, और जिस तरह से बाबरी मस्जिद से लेकर के ईदगाही मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद तक पर नजर रखे हुए है, सर्वे करा रहा है, उसका भी विध्वंस करना चाहता है, उसका सबका समर्थन है नरेंद्र मोदी को, क्योंकि प्रचारक पहले हैं और प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अमृतकाल के प्रधानमंत्री के रूप में ज़्यादा विख्यात हुए हैं और अपने गुरुओं के द्वारा, अंधभक्तों के द्वारा विश्व गुरु का तमगा प्राप्त कर लिए हैं, और कोई नहीं विश्व गुरु मानता उन्हें। जिस तरह से इन्होंने बाइडेन का, अमेरिका के राष्ट्रपति का अपमान किया है, उन्होंने वियतनाम में जाकर के नरेंद्र मोदी की पोल खोली और इन्हें एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में, आदर्श प्रधानमंत्री के रूप में भी नहीं समझा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुस्तक है, कर्मयोग नाम है। उस कर्मयोग पुस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि सफाई कर्मी, मैला ढोने वाले लोग, गटर में गटर साफ करने वाले लोग ऐसा काम क्यों करते हैं? ऐसा काम इसलिए करते हैं वो कि यह काम करने से, नीचता का काम करने से, मैला उठाने से उन्हें आध्यात्मिक सुख मिलता है। यह प्रधानमंत्री की पुस्तक में लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री की पुस्तक का नाम कर्मयोग है। तो आप समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री की सोच क्या है। सफाई कर्मियों का पैर धोते हैं चुनाव जीतने के लिए, और उन सफाई कर्मियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी का कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। सारे सफाई कर्मी ब्राह्मण होते हैं या क्षत्रिय होते हैं या वैश्य होते हैं। उनका पैर पूजते हैं, उन्हें वस्त्र दान देते हैं, उनका महिमा मंडन करते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का चरित्र, चाल चरित्र, चेहरा समझने के लिए अपनी मानसिकता को थोड़ी देर के लिए भुला दें कि वो प्रधानमंत्री हैं, और शुरू से लेकर के आज तक के उनके इतिहास पर नज़र डालें। 2002 से लेकर के आज तक उनके कार्यों पर, उनकी उपलब्धियों पर, उनके लोक लुभावन नारों पर अगर आप ध्यान दें तो आपको लगेगा कि एक प्रधानमंत्री के रूप में, एक असफल प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि बनाई है, और विश्व गुरु का जो तमगा उन्हें अंधभक्तों ने दिया है, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने दिया है, वो बेईमानी है, राष्ट्र के साथ धोखा है। हिंदू युवा वाहिनी आए दिन कस्में खाती है, मार डालने, काट डालने, नरसंहार करने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करती है, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नरसंहार करने की बात करती है। उसमें से एक को भी जेल नहीं भेजा गया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मंसूबा है वो ये है कि आरएसएस के एजेंडे को लागू करें, और उस एजेंडे को लागू करने की भूमिका तैयार की जा रही है, और उसी भूमिका के तहत भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की साजिश रची जा रही है। हिंदू राष्ट्र की दिशा में सबसे पहला कदम होगा संविधान को ख़त्म करना, संविधान के मौलिक ढांचे पर कुठाराघात करना और संविधान को नष्ट करना।
जब तक संविधान को नष्ट नहीं करेंगे तब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। इस देश की साझा संस्कृति को नष्ट करने का काम भी नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इस देश में हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीतने वाले, छद्म राष्ट्रवाद के जरिए चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी की आज जग हसाई हो रही है, थू थू हो रहा है, और दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष भी उनकी अवहेलना कर रहे हैं। अंत में 3 सवाल। धर्मनिरपेक्ष देश में किसी एक धर्म का महिमा मंडन करना, और वो भी सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा, क्या यह लोकतंत्र और संविधान के राज में आवश्यक है या अनावश्यक है? आवश्यक है तो यथास्थिति को भोगते रहिए, अनावश्यक है तो इसका विरोध कीजिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो सबसे बड़ा डर होता है, ओट पर चोट करके उनके मंसूबों को फ्लॉप कीजिए। हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, बौद्ध धर्म हमारी एक साझा विरासत है, और उस विरासत, उस आपसी भाईचारा, उस सौहार्द को नष्ट करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिस तरह से कार्य कर रहा है, क्या इस पर देश चुप बैठेगा? इस देश के 95 करोड़ मतदाताओं को सोचना होगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो चौथी बार चुनाव होने की जरूरत ही नहीं आएगी। ये राजा बन जाएंगे, राजतंत्र स्थापित हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, आरएसएस के सपनों का भारत बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके।